India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। बता दें आपको कि सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये वाकई चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही याचिका पेंडिंग है। याचिकाकर्ता चाहे तो वहां जाकर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग गठन कर दिया है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत देते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से ये मांग की गई थी जिससे कि गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिले और याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा जगह आम आदमी के लिए रखी जाए और याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने के लिए लोगों को सही जानकारी दी जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल व्हाट्सएप पर राज्य द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई थी। कुंभ में भगदड़ में हुई मौतों पर एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि ये घटना सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि भगदड़ की घटनाएं अब नियमित हो गई है और इस याचिका में कुंभ में आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश लागू करने की मांग की गई थी। बता दें कि महाकुंभ में हुई भगदड़ जो है वो उसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों जिनके पास वर्षों का शिक्षण अनुभव है उनके पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु शिक्षण पात्रता परीक्षा या टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। न्यायालय ये भी जांच करेगा कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में विद्यालय शिक्षा विभाग शिक्षकों से टीईटी उत्तीर्ण करने पर जोर दे सकते हैं। संदर्भ के लिए 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या एनसीटीई ने शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली सूचना अधिसूचना में संशोधन के तहत टीईटी अनिवार्य कर दिया था। जस्टिस दिबांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने हाल ही में आदेश पारित किया जिसमें निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित किए गए। पहला, वर्तमान एसएलपी में उठाया गया महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न ये है कि क्या विभाग अल्पसंख्यक संस्थान के शिक्षण के मामले में जो है वो टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जोर दे सकता है और क्या ऐसी योग्यता प्रदान करने से भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के किसी भी अधिकार पर असर पड़ेगा। दूसरा ये कि क्या 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले नियुक्त किए गए वर्षों का अनुभव जो है शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों की पदोन्नति के लिए योग्य माने जाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होना आवश्यक है। 2022 में याचिकाओं के तत्काल बैच पर नोटिस जारी किया गया जब जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने पहला मुद्दा तैयार किया था। ये मामला अब 6 फरवरी को सूचीबद्ध है जब न्यायालय राज्यों और अनुच्छेद 12 के अधिकारियों, दूसरा पदोन्नति के
इच्छुक शिक्षकों के पास टीईटी योग्यता नहीं होने, तीसरा टीईटी योग्य शिक्षकों जो गैर टीईटी योग्य शिक्षकों की जगह लेना चाहते हैं, और चौथा ये कि अल्पसंख्यक संस्थानों के रुख पर सुनवाई करेगा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को उनके द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थानों पर लागू करने के पक्ष में नहीं दिखा। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को भी इसे संबोधित करने के लिए कहा, क्योंकि ये मामला केंद्रीय कानून आरटीई एक्ट की न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है, चाहे वे सीधी भर्ती से हो या फिर पदोन्नति से। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी की ओर से अपनी पार्टी के 3 विधायकों से कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से संबंधित एक याचिका में हाल ही में राज्य विधानसभा से पूछा कि दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उचित अवधि क्या होगी। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले को 10 फरवरी को सूचीबद्ध किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से विधानसभा अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया। जस्टिस गवाई ने कहा कि आप हमें बताएं कि आपकी धारणा में उचित समय क्या है। ये मुद्दा तब उठा जब तेलंगाना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को 4 सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया। हालांकि अपील में खंडपीठ ने निर्देश को खारिज कर दिया और अन्य बातों के साथ साथ सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव ने संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए, 3 विधायक वेंकट राव तेलम, कदियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र बीआरएस टिकट पर चुने गए थे। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की 3 महीने से अधिक समय तक निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में देरी से सत्तारूढ़ पार्टी को 9 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई का कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध तेलंगाना विधानसभा के निवृत्त अपील को प्राथमिकता दी और नवंबर 2024 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए। खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में चल रहा ट्रायल जारी रहेगा। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक का आदेश जारी रहेगा। जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच में जो है वो मामले में पंजाब सरकार की ओर से राम रहीम के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई 18 मार्च को करेगा। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राम रहीम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट 18 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक जारी रहेगी। पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेअदबी मामलों में गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के 7 अनुयायियों के खिलाफ मुकदमे को फरीदकोट की एक अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था और ये कदम डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की हत्या के बाद आया था,
जो इस मामले में आरोपी था। वर्ष 2015 में फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रतिलिपि चोरी होने के बेअदबी संबंधी पोस्टर और पवित्र ग्रंथ के फटे मिलने की घटनाएं सामने आई थी। इसमें से पहला मामला गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी करने, दूसरा मामला इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी शब्दावली का पोस्टर लगाने और तीसरा मामला बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के समक्ष पावन स्वरूप की बेअदबी का है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राम रहीम को नोटिस जारी किया था। दरअसल पिछले साल मार्च में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़े हुए मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फोकल हैंड डिस्टोनिया नाम की बीमारी से पीड़ित एक उम्मीदवार द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी है, जिसमें लैंडमार्क विकास कुमार बनाम यूपीएससी पर भरोसा करके मुंशी का लाभ उठाने की मांग की गई थी। बता दें कि जिसमें उसने कहा था कि बेंचमार्क विकलांगता एक मुंशी प्राप्त करने की पूर्व शर्त थी और ऐसे में जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन के खंडपीठ ने विकास कुमार के फैसले को दोहराते हुए फैसला सुनाया, जिसमें लेखक शिविर से पीड़ित यूपीएससी उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा नियम 2018 के खिलाफ लिखने की अनुमति दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि केवल नेत्रहीन उम्मीदवारों और चलने फिरने में विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात वाले उम्मीदवारों को ही स्क्राइब प्रदान किया जा सकता है, जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है। और फैसले में कहा गया कि एक नोडल एजेंसी 10 अगस्त 2022 की कार्यालय ज्ञापन को फिर से देखेगी और दूसरा ये कि 2 महीने की अवधि के भीतर ही प्रतिबंध को हटाएगी और उचित तरीके से छूट प्रदान करेगी। ये भी कहा गया कि सभी अधिकारियों, परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दें कि वे प्रतिवादी 5 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का समान रूप से पालन करें, जो नोडल एजेंसी है, और समय समय पर सर्वेक्षण, सत्यापन आदि का सख्ती से पालन करें। साथ ही आपको बता दें कि अनुपालन दर्ज करने के लिए एक शिकायत निवारण पोर्टल स्थापित करें, जो उम्मीदवारों को कानून की अदालत में जाने से पहले उन्हें संपर्क करने की अनुमति देगा। 5वां ये भी है कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देशों का निरीक्षण करें और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों को फिर से अधिसूचित करें। साथ ही छठा ये कि वर्तमान में प्राप्त स्क्राइब की वैधता को 6 महीने के लिए बढ़ाए, ताकि स्क्राइब के लिए प्रोत्साहन स्थापित किया जा सके, ताकि उसकी जो उपलब्धता है सुनिश्चित हो सके। वर्तमान मामले में उम्मीदवार की स्थिति को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 25% स्थायी विकलांगता के साथ ही मूल्यांकन किया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत ये है कि उसे विभिन्न परीक्षाओं में सब्सक्राइब जो है का लाभ देने से मना कर दिया गया है। मुंबई के आईटीएटी में बॉम्बे रेयान होल्डिंग लिमिटेड के मामले में सुनवाई हुई है। कंपनी ने एक कर अधिकारियों के एक निर्णय को चुनौती दी है, जो कि ब्याज समायोजन से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र ऋण और निवेश पर जो उन्होंने अपनी इतालवी सहायक कंपनी को दिया था। कंपनी ने लोन और शेयर एप्लीकेशन मनी बिना ब्याज चार्ज कर दिए। कर विभाग का कहना था कि ऐसे लेन देन आर्म्स लेंथ सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए, जिसका मतलब है कि समृद्ध उद्यमों को उचित ब्याज दरों पर शुल्क लगाना चाहिए। यहां तक कि आंतरिक लेन देन के लिए भी अधिकारियों ने भारतीय बैंकों के ऋण दरों के आधार पर समायोजन लागू किया। बॉम्बे रेयान ने तर्क दिया कि ये फंड यूरोप में बिजनेस ग्रोथ के लिए
दिए गए हैं और अपने ब्याज मुक्त फंड का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि इटालियन कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही थी और इसके अतिरिक्त कंपनी ने दावा किया है कि ऋणों के निवेश में परिवर्तित कर दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने ये दलीलें खारिज कर दी है, लेकिन सहमत हुआ कि ब्याज दर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क जैसे लंदन इंटरबैंक की पेशकश दर पर आधारित होनी चाहिए, ब्याज बजाय इसके कि उच्च अधिक भारतीय दरों के लिए। साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए कंपनी को आंशिक राहत मिली। इस मामले में सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी इंडिया लीगल रिसर्चर ध्वनि मजीठिया से जानेंगे, जो कि मुंबई के ITAT में केस पर नजर रख रही थी। ध्वनि, क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताएं। बॉम्बे रेयन होल्डिंग लिमिटेड के केस में कंपनी ने टैक्स अथॉरिटीज के एक डिसीजन को चैलेंज किया जो कि इंटरेस्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड था। उन लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स पे जो उन्होंने अपनी इटालियन सब्सिडरी को दिए थे, कंपनी ने लोन्स और शेयर एप्लीकेशन मनी बिना इंटरेस्ट चार्ज के दिए थे। टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि ऐसे ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, विच मीन्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को फेयर मार्केट रेट चार्ज करनी चाहिए। इवन फॉर इंटरनल डीलिंग्स अथॉरिटी ने इंडियन बैंक लीडिंग रेट्स के बेसिस पे एडजस्टमेंट्स इम्पोज किए। बॉम्बे रेयन ने आर्ग्यू किया कि ये फंड यूरोप में बिजनेस ग्रोथ के लिए दिए गए थे और उन्होंने अपने इंटरेस्ट फ्री फंड यूज किए थे, विच इज व्हाई इटालियन सब्सिडरी लॉस में ऑपरेट कर रही थी। एडिशनली कंपनी ने क्लेम किया कि लोन्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए, लेकिन अग्री किया कि इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल बेंचमार्क जैसे लंदन इंटरबैंक ऑक्सफोर्ड रेट पे बेस्ड होना चाहिए rather than हायर इंडियन रेट। इसीलिए कंपनी को पार्शियल रिलीफ मिला। कंपनी ने अपने डिफेंस में कहा कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया क्योंकि उन्हें फंड पेरेंट कंपनी से इंटरेस्ट फ्री में मिले थे और सब्सिडरी लॉस में थी, इसीलिए कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं था। टैक्स अथॉरिटीज ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए एंड फर्दर स्टेटेड दैट बिना इंटरेस्ट का एसोसिएटेड कंपनी को पैसा देना एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो फेयर मार्केट इंटरेस्ट रूल के अंडर आता है। कंपनी का ये कहना है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए एक्ट कर रहे थे और उन्होंने अपने फंड्स यूज किए। ये इंटरेस्ट फ्री लोन को जस्टिफाई नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया आपका ध्वनि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंशकालिक सफाई कर्मियों को राहत दी है, जिन्हें नियमित स्वीकृत पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। बता दें आपको कि पुष्टि करते हुए ऐसे अंशकालिक कर्मचारी नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार है। न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नियमित स्वीकृत पद पर अंशकालिक नियुक्ति अपीलकर्ताओं को नियमित वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं बनाएगी। खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां पर अपीलकर्ताओं सफाई कर्मचारी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियमित स्वीकृत पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति किए जाने के बावजूद नियमित वेतन के लाभ से वंचित कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने राम नरेश प्रजापति और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि परिपत्र के अनुसार नियमित स्वीकृत आधार पर अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित वेतन प्राप्त करने के हकदार है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि राज्य की अपील में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया, जिससे अपीलकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को पलटते हुए जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने 1984 के परिपत्र के अनुसार 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी की कमी उन्हें नियमित वेतन का दावा करने से नहीं रोकती है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वे संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं और अंशकालिक सफाई कर्मचारी के रूप में उनका पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उन्हें फिर भी स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को अस्थायी होने के बावजूद नियमित पदों पर नियुक्ति की गई थी। फिर अपील की अनुमति दी गई और हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.